तो भारत का संविधान, इसे आप क्या समझते हैं? सिर्फ एक कानून की किताब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक कहानी है। ये हम सब की, हर एक नागरिक के अधिकारों की कहानी है। और आज हम इसी कहानी के पहले और सबसे ज़रूरी चैप्टर्स को समझने वाले हैं। और ये सवाल ना अक्सर हमारे मन में आता है कि भाई इतनी मोटी कानून की किताब, इतने सारे रूल्स, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्या मतलब है इसका? देखिए, जवाब ना बहुत सीधा सा है, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक गारंटी है हर एक नागरिक को दिए गए वादों की, उनकी आज़ादी की, उनके सम्मान की। सोचिए, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा लोकतंत्र इसी की नींव पर तो खड़ा है। ये हमारी बुनियाद है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, अपने अधिकारों के इस घर को समझने से पहले हमें ये तो देखना होगा ना कि इसकी नींव क्या है। मतलब ये राष्ट्र क्या है और इसके नागरिक हैं कौन? तो सबसे पहले जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो भारत की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी सेट करते हैं। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। संविधान भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। इसका मतलब ये है कि देश तो एक है, वो टूट नहीं सकता। भले ही ज़रूरत के हिसाब से राज्यों की बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं। मतलब एक फ्लेक्सिबल लेकिन मजबूत ढांचा। इसके बाद संविधान एक और बहुत जरूरी सवाल का जवाब देता है कि अच्छा, ये जो राज्यों का संघ है, इसमें रहता कौन है? मतलब इंडियन सिटीजन या भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये नागरिकता के सारे नियम तय करते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नागरिक कौन है, तो चलिए अब उस नींव को देखते हैं जिस पर उनके सारे के सारे अधिकार टिके हुए हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है द स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो असल में इसी राज्य की पावर के खिलाफ एक शील्ड हैं, एक ढाल हैं, ताकि कोई भी सरकारी संस्था, चाहे वो कोई भी हो, वो नागरिकों के अधिकारों को छीन ना सकें। और फिर आता है आर्टिकल 13। इसको आप एक तरह से अंतिम अंपायर समझ सकते हैं। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो रद्द माना जाएगा। मतलब संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अब आते हैं संविधान के सबसे पहले और सबसे बुनियादी वादे पर, और वो वादा है समानता का। ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है। वो किसी का पद, पैसा या बैकग्राउंड नहीं देखता। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून के सामने सब बराबर है। अब ये जो समानता का आइडिया है ना, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। आर्टिकल 15 इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, पार्क हो, किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और समानता का ये वादा सिर्फ सामाजिक जीवन तक ही नहीं रुकता, ये सरकारी नौकरियों तक भी पहुंचता है। ये आर्टिकल पक्का करता है कि सरकारी नौकरी में किसी की जाति या धर्म नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत ही देखी जाएगी, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का एक बराबर का मौका मिले। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये संविधान की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल सोशल डिक्लेरेशन है। ये छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी प्रथा को जड़ से खत्म करता है और इसे एक सजा देने लायक अपराध बनाता है। तो सोचिए, जब सब बराबर होंगे तभी तो सब सच में आज़ाद हो सकते हैं, है ना? और यहीं से संविधान हमें समानता के वादे से आगे आज़ादी के अधिकार तक ले जाता है। वो अधिकार जो एक नागरिक को जीने की असली ताकत देते हैं। देखिए, इनको सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए। ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जो किसी भी नागरिक को एक लोकतंत्र में एक आज़ाद और एक्टिव जिंदगी जीने का हक देते हैं। अपनी बात कहने से लेकर कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने तक की आज़ादी। अब ये एक लाइन, आर्टिकल 21, शायद हमारे संविधान के सबसे पावरफुल अधिकारों में से एक है, राइट टू लाइफ। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना, डिग्निटी के साथ। और इसी में साफ हवा पानी का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, यहाँ तक कि शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, संविधान सिर्फ हमें आज़ादी देता नहीं है, वो हमें अन्याय और शोषण से बचाता भी है।
चाहे वो मनमानी गिरफ्तारी हो या फिर जबरदस्ती मजदूरी या बाल मजदूरी हो, इन सब के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देता है। अब भारत जैसा देश जहां इतनी ज्यादा विविधता है, वहां आज़ादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं होता। इसका मतलब अपनी आस्था, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को मानने की आज़ादी भी है। और ये आर्टिकल्स बहुत ही खूबसूरती से भारत के सेक्युलर कैरेक्टर को दिखाते हैं। मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकता, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का भी पूरा हक है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पहले 30 अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ कानून या नियम नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस, समानता का, आज़ादी का, न्याय का और सम्मान का, जो इस देश ने अपने हर एक नागरिक से किया है। और यही वो सवाल है जो आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने इन अधिकारों को, इस वादे को पूरी तरह से जानते हैं? क्योंकि इन्हें जानना ही इन्हें इस्तेमाल करने और इनकी रक्षा करने का पहला कदम है।